अब जो आपका 9.5 टॉपिक है वो है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए, इवोल्यूशन हम पढ़ करके आ गए हैं। इवोल्यूशन क्या पढ़ा हमने कि किसी भी स्पीसीज़ का सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन है, इवॉल्व होना है टाइम के साथ। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमें किसका करना है। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको उन्हें ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या ज़रूरत है इसकी। अब इतनी स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, क्या आप सबका क्लासिफिकेशन, सबका इवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंडिविजुअली जा करके सबका पढ़िए तो क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स वाइज स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको हिरार्की के लिए, जैसे किंगडम एनिमेलिया तो उसके अंदर हम सभी एनिमल्स की स्टडी करेंगे। किंगडम जो प्लांटे है तो उसके अंदर हम सभी प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप क्लासीफाई कर सकते हैं। और आपको मैं इजी कर देता हूँ, जैसे कि आपका साइंस हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है वो सब साइंस के अंदर पढ़ेंगे, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक सोशल साइंस हो गया। ठीक है, उसके अंदर ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो ये क्या है, हिंदी हो गया। ठीक है, हिंदी में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, व्याकरण और एक लिटरेचर होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी डिवीजन को शो करती हैं। मतलब कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ने जा रहे हैं और अगर हमने उसे क्लासीफाई कर दिया है तो आपको वो चीज़ आसान रहती है। इसीलिए हमें इवोल्यूशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, अगर हमें क्लासीफाई करना है तो किस बेसिस पर क्लासीफाई करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। ठीक है, किस बेसिस पर क्लासीफाई करें भाई। तो देखिए, पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस करा था, कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी डिटेल्स हैं या फिर अपीयरेंस हैं या फिर आप बिहेवियर भी कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर फंक्शन में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि ह्यूमन्स के अंदर क्या होते हैं, 4 अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस या फिर लिम्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, 4 लिम्स, 4 लिम्स मतलब कि 2 हाथ और 2 पैर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई है, कैरेक्टरिस्टिक हुई। जैसे कि प्लांट्स हमारे क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हमारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, प्लांट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, ये सभी चीज़ें हमारी कैरेक्टरिस्टिक को शो करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी इसी क्लासिफिकेशन का, ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसी क्लासिफिकेशन का क्या करती है, बेस बनाती है। ठीक है, कैसे बनाती है, देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम, जब कुछ भी नहीं था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप पढ़ करके आए होंगे, नहीं भी पढ़ के आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब कि पुरानी सेल्स, वो हमारी वो हैं जिनके अंदर कोई भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता और जेनेटिक मटेरियल हमारा ऐसे ही बिखरा रहता है। ठीक है, ये कोई भी स्पेशल प्लेस में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो पहला डिवीजन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, अब जो ये यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं, ये जो किस बेसिस पर करा हमने यहाँ पर डिवीजन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस के एक एनवेलप के अंदर प्रेजेंट है, जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। इसके अंदर वो एनवेलप प्रेजेंट है ही नहीं। अब क्या हुआ, अगर यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक की तो बात खत्म हो गई, यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक के अंदर वो सिंगल सेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टी सेलुलर है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन का बेसिस बना सकते हैं और आप इवोल्यूशन की स्टडी आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअल में कहाँ से आए हैं, कहाँ से वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे वो बने हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका तरीका था। अब जो भी यहाँ पर एक चीज़ और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना पसंद करूँगा। सपोज़ कीजिए आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई भी 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों की मेटिंग के बाद हमारे 1 एंड 2 2 बच्चे हुए। ठीक है, अब इन 1 एंड 2 के भी हमारे 2 बच्चे हुए। ठीक है, हम कह सकते हैं, क्या बोले इन्हें, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये मान लीजिए भाई है और ये बहन है। ठीक है, तो भाई अपनी बहन के ज़्यादा सिमिलर होगा। ठीक है, ज़्यादा ये अपने सिमिलर होगा बहन के इन कंपैरिजन टू बहन के और उसके चाचा के भाई के। ठीक है, ये चाचा ही तो हुआ, मान सकते हैं आप। ठीक है, दोनों भाई हुए और ये चाचा हो गया, चाचा के भाई मतलब कज़न।
ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भाई है मतलब वो अपनी बहन के ज़्यादा सिमिलर होगा। ऑब्वियसली ये अकेला तो डिवाइड करेगा नहीं पेरेंट्स, इसके साथ ऑब्वियसली कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा ही, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। ये मैं फैमिली पेडिग्री चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये आगे जाकर आता है, बट आपकी बुक के अंदर दे रखा है, कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रखा बुक के अंदर, तो वो चीज़ मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बहन अपने सगे भाई के ज़्यादा सिमिलर होगी रेदर देन अपने कज़न भाई की। क्यों ऐसा है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बहन के सेम पेरेंट्स हैं, इस भाई और बहन के सेम पेरेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, अगर हम बैकवर्ड चलें तो फर्स्ट जनरेशन पर यहाँ पर सिमिलैरिटी आ जाती है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें कज़न से, तो कज़न से इसका क्या रिलेशन है कि इनके दादा सिमिलर है, दादा दादी सिमिलर है, ठीक है। तो वो सेकंड जनरेशन है, तो ज़्यादा सिमिलैरिटी इस बहन की इसीलिए इसके भाई से होगी क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन पर ही मिल जाते हैं, और कज़न भाई से बाद में होगी क्योंकि दादा दादी सिमिलर है, बट यहाँ पर तो मम्मी पापा ही सिमिलर है, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर भी आपकी ये कह सकते हैं आप एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने ज़्यादा किसी के करेक्टर सिमिलर होंगे, ठीक है, वो उतने ही ज़्यादा सेम इवोल्यूशन को वो हमारे शो करेंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा कोई सेम इवोल्यूशन को मतलब शो करेगा, वो उतना ही ज़्यादा सेम एंसेस्ट्रल उनका ओरिजिन होगा, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस और क्या बोल सकते हैं आप, मंकीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो सेम इनका एंसेस्ट्रल ओरिजिन हुआ है, ठीक है। उसके बाद वुल्व्स और डॉग्स। तो अब आपका सब पार्ट आता है 9.5.1 ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हमें क्या करना है कि दो स्पीसीज़ आपस में उनका क्या कोई मान लीजिए आर है, कोई एस है, तो दो मान लीजिए स्पीसीज़ हैं, उनका आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इवोल्यूशन के तौर से अगर हम देखें, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये दोनों स्पीशीज़ आपस में कैसे मतलब कह सकते हैं आप, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। वो चीज़ अब हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो देखिए, वो सारी चीज़ें हम क्या किस बेसिस पर देखेंगे, करैक्टरिस्टिक के बेसिस पर देखेंगे, क्योंकि क्या करैक्टरिस्टिक्स हमारी इन कॉमन हैं, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर एक टिपिकल एग्जाम्पल दे रखा है, आप ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम आपको शो कर रखा है। ये डायग्राम है आपका, आप देख सकते हैं, ये 4 लिम्ब आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। फ्रॉग के, लिजार्ड के, बर्ड के और ह्यूमंस के, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर ह्यूमरस ये वाली हमारी बोन होती है, ह्यूमरस है, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियस अल्ना है, और फिर हमारी क्या है, और फिर हमारी फेलेंजेस है। तो ये चीज़ क्या बताती है, ये चीज़ ये बताती है कि देखिए, ह्यूमन में, फ्रॉग में, लिजार्ड में और बर्ड में कितना डिफरेंस है स्पीसीज वाइज, ठीक है, बट सभी एक कॉमन चीज़ हमारा शेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं खुद वेटनरी कर रहा हूँ, तो वेटनरी के अंदर हमें सिर्फ जैसे ह्यूमंस के अंदर बोन्स होती हैं, सिमिलर टाइप में एनिमल्स के अंदर भी बोन्स वही होती हैं, ठीक है। ऑक्स अगर हो गया तो ऑक्स की ह्यूमरस है, फिर हॉर्स की ह्यूमरस है, ठीक है। उसके बाद डॉग की है, कैट की है, पिग की है, शीप की है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं, एनिमल्स में भी हैं। क्यों है? क्योंकि एक कॉमन माना जाता है एवोल्यूशन हमारा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें क्या बताती हैं कि एक सिमिलर पॉइंट से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। मेरा कहने का मतलब देखिए क्या है, कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से हमारी डिफरेंट स्पीसीज निकलती हैं और आगे जा कर के वो हमारी इवॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए फ्रॉग बन गया, कोई बर्ड बन गई, ठीक है, कोई ह्यूमंस बन गए, कोई और कुछ बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सभी के अंदर हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रहे कि वो जो हमारे 4 लिम्स हैं, उनमें हमारे जो बोन्स हैं या स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे सिमिलर रहे। इन ऑर्गन्स को याद रखिएगा, मेरे ध्यान से सुनिएगा, इन ऑर्गन्स को जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि ह्यूमंस के हैंड का क्या फंक्शन है, ठीक है, 4 लिम्स का क्या फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, ग्रैस्पिंग पकड़ना किसी चीज़ को, राइटिंग लिखना, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। बर्ड्स के 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है, 4 लिम्ब मतलब कि विंग्स, उनका फंक्शन है फ्लाई करना।
तो अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से, और मान लीजिए अगर मैं व्हेल की बात करूं तो व्हेल के फोरलिम्ब का या पेंगुइन के फोरलिम्ब का क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है स्विम करना। तो अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से जो इनके फोरलिम्ब्स हैं उनके अंदर चेंजेस आते चले गए, बट कॉमन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है, बट डिफरेंट फंक्शन है क्योंकि इनके डिफरेंट क्या बोल सकते हैं आप, इन्वायरमेंट की वजह से। इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो का मतलब होता है सिमिलर, तो जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक टिपिकल एग्जांपल और आता है जिसमें जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। अब आपने बैट तो देखी होगी, ठीक है, बैट और बर्ड्स, चमगादड़ और जो हमारी चिड़िया होती है नॉर्मली बर्ड्स, ठीक है, ये आपने देखे होंगे और इनके फोरलिम्स भी देखे होंगे, पंख भी देखे होंगे। ठीक है, बर्ड्स के हमारे विंग्स कैसे होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के विंग्स पर। ठीक है, फेदर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के विंग्स पर। बट हमारी जो बैट हैं, जो चमगादड़ हैं, उनके जो विंग्स होते हैं वो वैसे नहीं होते। उनके विंग्स हमारे कैसे होते हैं, उनके विंग्स हमारे स्किन फोल्ड होती है उनके विंग्स पे। ठीक है, वो हमारे स्किन से हमारे वो कुछ इस टाइप में हमारे बने रहते हैं। तो अब इन्हें हम क्या बोलें, इन्हें हम होमोलोगस के अंदर रखें या फिर एक दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर रखें, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। बट ये बताने से पहले, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको दूसरी कैटेगरी बताना पसंद करूंगा। दूसरी कैटेगरी पहले मैंने आपको बता दी, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स, और ये आप डिटेल में 12th में जाकर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब होमोलोगस ऑर्गन मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा हमारा पार्ट है एनालॉगस। ये जो एनालॉगस ऑर्गन है, ये क्या थे, जिनका सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ये क्या है, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर तो क्या था कि एक ही पॉइंट से डिफरेंट स्पीशीज निकल रही थी बाहर और अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ला रही थी। बट इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज बाहर से आती हैं और वो क्या करती हैं, उनका हैबिटेट सेम होने की वजह से उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो फंक्शन सिमिलर करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मान लीजिए आप ले लीजिए, फॉर इंस्टेंस आप स्विमिंग ही ले लीजिए। ठीक है, स्विमिंग ही आप ले लीजिए। जो हमारे टर्टल हैं वो हमारे जो फोरलिम्ब है उनसे पैडल करते हैं। ठीक है, पेंगुइन्स भी आगे के फोरलिम्ब से पैडल करती हैं। ठीक है, जो हमारी फिशेज हैं वो हमारे उनके फिन्स होते हैं उनसे वो स्विम करती हैं। ठीक है, तो मे बी फिन्स और जो हमारे फोरलिम्ब्स हैं उनमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक जस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिन्स में, और बाकी जो फिशेज हैं, बड़ी फिशेज हैं, उनके अंदर वो हमारा पूरा बोनी स्ट्रक्चर है। पेंगुइन्स के अंदर भी हमारा वो पूरा बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि सभी क्या करना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं। तो उन सभी के डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट अल्टीमेटली वो कहाँ कन्वर्ज हो गए, एक ही फंक्शन के लिए वो कन्वर्ज हो गए। समझ में आती है मेरी बात? यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, होमोलोगस ऑर्गन के अंदर सबके स्ट्रक्चर हमारे क्या होंगे, सबके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे बट उनके फंक्शन अलग हो जाएंगे जैसे जैसे उनके एनवायरनमेंट चेंज होता चला जाएगा। एनालॉगस ऑर्गन के अंदर क्या होगा कि सबके स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट होंगे बट एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से उनका फंक्शन भी सेम हो जाएंगे। अब फिर क्वेश्चन वही उठता है कि आप बैट को और बर्ड को होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे और एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ठीक है, आपकी बुक ने भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए, हम बैट और बर्ड को होमोलोगस ऑर्गन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता। स्ट्रक्चर सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो फेदर्स की बना रहता है। ठीक है, इनका अगर आप खुद देख लीजिए, विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ बैट के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। वो सिर्फ स्किन फोल्ड है और ये हमारे फेदर है। ठीक है, और हम इन्हें एनालॉगस भी नहीं कह सकते क्योंकि स्ट्रक्चर भाई ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो है। जो इनके फोरलिम्ब भी तो है भाई, दोनों में, बैट में भी फोरलिम्ब है और इसमें भी फोरलिम्ब है। तो अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है कि कहें तो कहें क्या, ना तो होमोलोगस कह पा रहे हैं ना एनालॉगस कह पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम एक चालाकी खेलते हैं। चालाकी क्या, यही आंसर है। खैर यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बात करते हैं फोरलिम्ब के बेसिस पर, फोरलिम्ब के बेसिस पर, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं, डायग्राम दे रखा है। अगर आप फोरलिम्ब के बेसिस पर बात करते हैं तो सिमिलर है भाई। देखिए स्ट्रक्चर सेम है। क्या बोलते हैं, ये ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, फिर फेलेंजेस हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो अगर आप फोरलिम्ब के बेसिस पर बात करते हैं तो इन्हें हम बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, बट अगर आप विंग्स के बेसिस पर बात करते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे एनालॉगस। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि देखिए यहाँ पर फेलेंजेस का स्ट्रक्चर कैसा है और यहाँ पर फेलेंजेस का स्ट्रक्चर देखिए कैसा। ठीक है, बट अल्टीमेट फंक्शन क्या है, फ्लाइंग का।
तो यहाँ पर सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर आप सिर्फ फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो होमोलोगस की बात करेंगे, और अगर आप विंग्स की बात कर रहे हैं तो हम एनालॉगस की बात करेंगे। ये हमें चीज़ क्या बताती है? ये हमें चीज़ ये बताती है कि जो एनालॉगस, जो इसके फोर लिम्ब है बैट और बर्ड के, वो हमारे सिमिलर एंसेस्टर से हमारे डिराइव हुए। मान लीजिए कोई एक एंसेस्टर है, तो बैट और बर्ड के जो फोर लिम्स हैं वो सिमिलर एंसेस्टर से हमारे डिराइव हुए। बट अगर मैं बात करूँ फोर लिम्ब मतलब कि मैं बोन्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ विंग्स की, जो इनके विंग्स हैं, मतलब जैसे इनमें फेदर और उनमें स्किन है, तो वो हमारी डिफरेंट से हमारी अराइज हुई है, क्योंकि विंग्स दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो इस केस में तो हम होमोलोगस बोलेंगे और इस केस में हम एनालॉगस बोलेंगे। यहाँ पर आपको मैं होप करता हूँ इतनी देर से बोलने के बाद अब तो आपको होमोलोगस और एनालॉगस क्लियर हो ही गया होगा। तो 9.5.1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स हैं उनके बेसिस पर हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो दो स्पीशीज़ हैं वो कैसे कोरिलेटेड हैं, ठीक है। अब सिर्फ जो स्पीशीज़ या कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई लिविंग है, सिर्फ उसी के बेसिस पर नहीं, हम अगर कोई डेड है उसके बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होंगी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से। फॉर एग्जांपल, अब आपका ये जो टॉपिक है ये है फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेथ होती है उसकी, वो मरता है, तो जाहिर सी बात है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन होता है उसकी बॉडी का और उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर। बट कई बार क्या होता है कि वो जो उसका डिकम्पोजिशन कम्प्लीटली नहीं हो पाता। जैसे कि कोई एक इंसेक्ट आप सपोज कीजिए और वो इंसेक्ट उसके आसपास मान लीजिए हॉट मड आ गई, ठीक है, गर्म मिट्टी, और उस मिट्टी ने उसे क्या कर लिया, उस इंसेक्ट को कवर कर लिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि उसका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। डिकम्पोजिशन तो तब भी होगा खैर, बट वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मड है ये क्या होती चली जाएगी, हार्ड होती चली जाएगी टाइम के साथ साथ। और ये जो मड है इस पे क्या आ जाएगा, इस इंसेक्ट का इंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इस जो ये डेड इंसेक्ट है इसका इंप्रेशन आ जाएगा। तो यही एविडेंसेस जो कोई डेड एनिमल के, वो एविडेंसेस जो हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हमें बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर भी काफ़ी टाइप्स दिखा रखे हैं। देखिए फॉसिल ट्री ट्रंक, ये आपकी बुक के अंदर शो कर रखा है। फिर फॉसिल इन्वर्टिब्रेट का है, ठीक है, ये फॉसिल भी इन्वर्टिब्रेट का है। फिर ये फॉसिल फिश का है, और ये फॉसिल है हमारा डायनासोर स्कल का, ठीक है। राजासोरस ये हमारा डायनासोर है, तो उसका हमारे फॉसिल है। तो ये सारे जितने भी फॉसिल्स हैं ये सारे प्रिजर्व हो जाते हैं जो लिविंग स्ट्रक्चर है उनके ही कंपोनेंट, इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स बोल देते हैं। अब ये हमें हेल्प करते हैं किस में, ये हमें हेल्प करते हैं स्टडी में, इवोल्यूशनरी स्टडी को करने में हमें ये हेल्प करते हैं कि कौन सी स्पीसीज किससे रिलेटेड थी। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा जो कि आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉसिल है वो हम कैसे पता करते हैं कौन सा फॉसिल कितना पुराना है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेयरिंग देखते हैं। लेयरिंग का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई ए ऑर्गेनिज्म था, इसकी डेथ हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पे डिकम्पोज होने लगा और इसके ऊपर हमारी क्या आ गई, मिट्टी आ गई, मड आ गई। फिर उसके बाद बी आया, बी की डेथ हो गई, उसके ऊपर हमारी मड आ गई। फिर सी आया, सी के ऊपर सी की डेथ हो गई, सी के ऊपर हमारा मड आ गया। तो जब हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर हैं डी, हम ह्यूमन से मान लीजिए, अब जब हम यहाँ पर डिग करेंगे तो सबसे पहले हमें सी मिलेगी, सी की बॉडी मिलेगी। उसके बाद और डिग करेंगे तो बी की बॉडी मिलेगी, और ज़्यादा अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें ए की बॉडी मिलेगी। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि जो ए था, जो ए स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म थे वो हमारे सबसे पहले आए थे, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। फिर बी उनके बाद आए थे, सी उनके बाद आए थे। ऐसे करके हम बता सकते हैं। फॉसिल्स हमें टाइम के बारे में भी बताते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ कब आई थी, ठीक है। इसी के बाद हम एक और तरीका है जिसे मतलब कार्बन डेटिंग भी हम बोलते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट आइसोटोप्स को देखते हैं और वहाँ पर हम उनकी एज का पता कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें रॉक की जितनी एज रॉक की होती है उतनी ही एज के हम उन फॉसिल्स की एज को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके हो गए फॉसिल्स की एज जानने के लिए, आपकी बुक के अंदर भी यही गिवन है। इसके बाद बात करते हैं वो एग्जाम्पल की जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फॉसिल्स लेयर बाय लेयर कैसे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपकी बुक में बता रखा है कि एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 100 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, क्या हुआ होगा कि कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स आए होंगे और उनकी डेथ हो गई होगी, उनकी एक लेयर हमारी फॉर्म हो गई होगी, ठीक है, सैंडस्टोन की। उसके बाद क्या हुआ होगा, मिलियन ईयर बाद हमारे डायनासोर्स आए, और डायनासोर्स क्या हुआ, उनकी भी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद सेकंड लेयर हमारी डायनासोर्स की बन गई, ठीक है, पहली हमारी इन्वर्टिब्रेट्स की थी। उसके बाद
और मिलियंस ऑफ ईयर बाद हमारी हॉर्स लाइक क्रिएचर्स आए, ठीक है, और फिर उनकी भी डेथ हो गई। उनकी भी डेथ होने के बाद एक और लेयर हॉर्सेस की यहाँ पर बन गई, ठीक है। उसके बाद जब कभी भी इरोजन हुआ, इरोजन मतलब कि जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का कटाव, ठीक है, वो हुआ, या फिर क्या हुआ, हमने डिग करा, तो हमें सबसे पहले हॉर्स के जो फॉसिल्स हैं वो मिलेंगे, फिर डायनासोर के, फिर इन्वर्टिब्रेट्स के। तो ये सारे हमारे क्या है, लेयर्स हो गई फॉसिल्स की। ऐसे फॉसिल्स अपनी लेयर्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, ये कैसे बनते हैं वो बता दी, क्या होते हैं वो बता दिया। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ठीक है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का मतलब क्या है कि इवोल्यूशन क्या एक ही स्टेप में हो गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो आज आप अपनी आंखें देख रहे हैं, आइज़, क्या ये एक, आपको क्या लगता है कि एक सिंगल स्टेप चेंज है, ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर चेंज आया कि पहले तो कोई आई जैसी कोई चीज़ थी नहीं और उसके बाद एकदम से आइज़ आ गई, क्या ऐसा हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। ग्रेजुअल प्रोसेस है मतलब कि धीरे धीरे करके ही हमारी आईज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। पहले कुछ आई जैसा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, वो फंक्शनल आई नहीं थी, कंप्लीट आईज नहीं थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका फंक्शन होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उन्होंने काम करना स्टार्ट करा और अब जाके पूरी जो फंक्शनल आईज हैं वो हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इवोल्यूशन हमारा बाय स्टेजेस होता है, ठीक है। स्टेजेस बाय स्टेजेस हमारा इवोल्यूशन होता है। अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को भी देखेंगे तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर भी आप देखेंगे कि एकदम से इंसान नहीं बन गए हैं, ठीक है। धीरे 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 बहुत सारी हमारी स्टेजेस आई हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब आप आगे जाकर पढ़ेंगे। वो सारी स्टेजेस आने के बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस हमारे आए हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि इवोल्यूशन एक स्टेज में परफॉर्म होता है, ठीक है, एकदम से नहीं होता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दे रखा है, प्लेनेरिया, ठीक है, जो कि एक क्या है, हमारा फ्लैट वॉर्म है। और ये प्लेनेरिया हमारा इसके अंदर आइज होती हैं, बट वो कंप्लीट वो नहीं होती, कॉम्प्लेक्स आइज नहीं होती, सिंपल आइज होती हैं। और ये सिर्फ हमारी लाइट को डिटेक्ट कर सकती हैं कि लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ हमें ये भी बताते हैं कि जो इवोल्यूशन है उससे हमें इवोल्यूशनरी, ये हम कह सकते हैं कि मान लीजिए दो स्पीसीज हैं और दोनों के अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो हमें चीज़ क्या बताती है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा होगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है, बर्ड्स के पास हमारे फेदर्स होते हैं, ठीक है। अब फेदर्स जो हैं वो फेदर्स ज़रूरी नहीं है कि उन्हें उड़ने के लिए ही आए होंगे, ठीक है। वो फेदर्स उन्हें बॉडी इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए आए होंगे, ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आए होंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए आए होंगे, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, ठीक है, वो फ्लाइंग में भी उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बता रहे हैं, आपने कभी बर्ड्स के जो उनके फीट हैं वो अगर उन्होंने आपने ध्यान से देखे हों तो उनमें क्या होता है, बर्ड्स के फीट काफ़ी हद तक रेप्टाइल से मिलते हैं, रेप्टाइल से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कि बर्ड्स कहीं ना कहीं हमारी, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है रेप्टाइल से, ठीक है। रेप्टाइल से हमारा बर्ड्स का कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं इनसे लिंक करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपकी बुक ये बोलती है। इसके बाद बुक के अंदर आपके ये बता रखा है कि जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो हमें कैसे पता चला, वो हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से हमें पता चला, ठीक है। और ये चीज़ फाइंड करने के लिए अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लें तो बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, बट एक टिपिकल एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर ही दे रखा है वो है वाइल्ड कैबेज का। तो देखिए वाइल्ड कैबेज के अंदर क्या हुआ, मैं आपको शो कर देता हूँ। वाइल्ड कैबेज के अंदर क्या हुआ कि काफ़ी 1000 ईयर्स बैक जो ह्यूमंस हैं वो इस वेजिटेबल को खा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो वाइल्ड कैबेज थी उसकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया गया, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, नेचर ने नहीं करा था, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड सिलेक्शन था। इसके अंदर देखिए क्या हुआ, इसके अंदर जो वाइल्ड कैबेज थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है। ह्यूमंस ने क्या करा, ह्यूमंस ने सबसे पहले उन्होंने ली कि वो जो कैबेज थी जिनके जो लीव्स थी उनके बीच में डिस्टेंस कम था, उन्होंने उन्हें क्या करा, जल्दी जल्दी उन्हें ही रिप्रोड्यूस करवाया। और जब उन्होंने उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करवाते गए तो वो जो उनका कैरेक्टर था वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर। और यहाँ पर हमारी जो कैबेज, जिसे हम क्या बोलते हैं बंद गोभी, वो हमारी बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या करा उन्होंने, जो स्टेराइल फ्लावर था उसे उन्होंने सेलेक्ट करा, और जब इन्होंने स्टेराइल फ्लावर को सेलेक्ट करा तो हमारा कॉलीफ्लावर बन गई, ठीक है। जब इन्होंने जो इमेच्योर फ्लावर होता है, मतलब पूरी तरह वो मतलब स्टेज को उसकी रोक दिया होता है, ठीक है, तब हमारी ये ब्रोकली बनी, ठीक है। जब इन्होंने स्वेलोन पार्ट को सेलेक्ट करा तब यहाँ पर कोलरबी बन गई, ठीक है। और जब इन्होंने ज्यादा लीव्स को सेलेक्ट करा तब यहाँ पर केल बन गई, ऐसी रेड कैबेज। तो ये सारे हमारे, आपने देखा कि ये सारे हमारे डिफरेंट मेथड्स थे जहाँ पर हमारी वाइल्ड कैबेज का डिफरेंट पार्ट्स में हमारा डिवीजन हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि अगर कोई भी एक चीज़ इतने पार्ट्स में अगर वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नेक्स्ट स्पीसीज़ या नेक्स्ट अगर कोई भी चीज़ बनती है, उसका डीएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल जो उसके एंसेस्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं मैच करेगा। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ठीक है, और बट ऑब्वियस बात है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए इस स्टडी को, ठीक है, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। फाइलोजेनी के अंदर हम क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल का दूसरी एंसेस्टर से क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इवोल्यूशन के अगर हम तरीके से देखें तो वो दोनों कैसे रिलेटेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी, ठीक है। अब अगर यही फाइलोजेनी, अब ये जो मैंने बताया भी, ये तो किसी भी लेवल पे हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल पर हो सकता है, बट अगर यही फाइलोजेनी हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पर हो, किस पर हो, मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अगर यही हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है, डीएनए लेवल पर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, जो आपकी बुक के अंदर भी एक बॉक्स में दे रखा है। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अंदर हम क्या करते हैं, हम डीएनए के बेसिस पर हम ये स्टडी करते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का डीएनए कितना मैच करता है, उसी बेसिस पर हम उनकी इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इवोल्यूशन बाय स्टेजेस में क्या देखा कि इवोल्यूशन एकदम से नहीं होता, वो बाय स्टेजेस हमारा प्रोसीड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक टिपिकल एग्जांपल दिया वाइल्ड कैबेज का। ये वाइल्ड कैबेज हमारी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो आप कैरेक्टर को सेलेक्ट करते चले गए, आपको पत्तियाँ के बीच में डिस्टेंस कम चाहिए, ठीक है, आपकी कैबेज बन गई, ठीक है। आपको जो स्टेराइल फ्लावर चाहिए, ठीक है, आपकी कॉलीफ्लावर बन गई। आपको सेलोन पार्ट चाहिए तो कॉलरबी बन गई, ठीक है। तो डिफरेंट आपने क्या करा, आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट करा, ठीक है, और आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, नेचुरल सिलेक्शन तो हमारा एक ये चीज़ थी जिसे हमने जो कौन कर रहा था, नेचर कर रहा था, ठीक है। नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा था कि वो किस कैरेक्टर को चुनेगा, कौन सा कैरेक्टर उसे अच्छा लगता है, ठीक है। बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर कौन चुन रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हम ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर हम उस कैरेक्टर को लेते हैं और दोनों को मेट कराकर उस कैरेक्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे आपकी सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता देता हूँ कि आपने जर्मन शेफर्ड डॉग देखे होंगे, ठीक है, जीएसडी डॉग आपने देखे होंगे। पहले जो उनकी बैक थी डॉग्स की, वो नॉर्मली ऐसे कुछ थी जैसे नॉर्मल डॉग्स की होती है, ठीक है, 90s की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी बैक को, उनका जो हाइंड लिम्ब है उसे थोड़ा सा लेंथ में छोटा, ज़्यादा अच्छा माना गया, ठीक है, मतलब ज़्यादा शो केस करने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो बैक थी वो हमारे कुछ ऐसी होती चली गई। मतलब कहने का मेरा क्या है कि इनका जो फोर लिम्ब है उनकी लेंथ ज़्यादा और हैंड लिम्ब की लेंथ कम, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और आज के टाइम पर अगर आप जीएसडी देखेंगे, जो मतलब अच्छी ब्रीड के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है कि फोर लिम्ब की लेंथ ज़्यादा और हैंड लिम्ब की लेंथ उनकी कम रहती है, और उनकी टेल ऐसे नीचे ज़मीन तक लटकी रहती है, ठीक है। तो क्या ये नेचुरली ऐसे डॉग्स हो गए जिनके आगे के पैर ज़्यादा लंबे और पीछे के कम, ठीक है, नहीं। ये चीज़ क्या करी है, ये हम ह्यूमंस ने सेलेक्ट करके इन ऐसे ब्रीड करवाया है, ठीक है। तब ये जा करके इनका ये जो कैरेक्टर है ये सेलेक्ट हो गया, नेचर ने इस चीज़ को सेलेक्ट नहीं करा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि नेचर के अंदर जो बजीज होते हैं, बर्ड्स होती हैं, एक स्पेशल टाइप की बर्ड्स होती है जिन्हें हम घर में भी एज अ पेट बर्ड रखते हैं, तो वो नेचुरली तो वो हमारी ग्रीन होती है, ठीक है। अगर आप उन्हें बाहर वाइल्ड में देखेंगे तो वो ग्रीन होती हैं, ठीक है। बट अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने के बाद अब वो हर कलर में मिलती हैं, वो ब्लू में भी मिलती हैं, ठीक है। अब वो ग्रीन में तो ऑलरेडी मिलेंगी, और येलो में भी मिलती हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और भी लाइट येलो, बहुत सारे कलर हैं, ठीक है, बजीज के अंदर भी पर्पल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हमारी बात थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया।